नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, मई का महीना आधा से ज्यादा गुजर चुका है, तो आप मई के महीने का पेंशन का इंतजार करने लग गए हैं। लेकिन मई के महीने में कुछ पेंशनर्स को एरियर मिला है और पेंशन स्लिप भी जनरेट हुआ है, नया पीपीओ भी जनरेट हुआ है। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने जो एक लेटर निकाला था पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में नियोजित करने को लेकर के, अब जिला प्रशासनों ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जी हां, आगे लेटर दिखा के समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको होशियार रहना है, सावधान रहना है। जो धोखेबाज है वो आपके घर तक पहुंच सकते हैं। 5,90,37 रुपए का एक एरियर का मामला है और धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाले घर तक पहुंच गए पेंशनर के और कहने लगे कि 20% हमें कमीशन दो, आपका पैसा हम रिलीज करवा देंगे। आपको रहना है सावधान। इस विषय के ऊपर पीसीडीए क्या कहता है उसको भी आगे दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ क्या 8वें पे कमीशन को लागू करने को लेकर के, कमिटी गठित करने को लेकर के सरकार देरी नहीं कर रही है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ कुछ खास कैटेगरी के अगर आप पेंशनर हैं तो एमएससीपी को लेकर के आप कोर्ट केस ना करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे माननीय कोर्ट का ऑर्डर दिखा के आपको समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, सावधान, रिश्वतखोर अब घर पहुंचने लगे हैं। एरियर 5,90,37 दिलाने का मामला है। पीसीडीए स्पर्श ने क्या कहा है? जी हां दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श ने साफ साफ पेंशनर को जागरूक करने का काम किया है। लेकिन ऐसे में आपको भी रहना है सावधान। एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप में आया, पहले उस मैसेज को मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं पेंशनर का आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा। ये सामने आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं। ये पेंशनर को एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, जो नॉर्मल रेट में दे दिया गया। तो सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद जब ग्रीवेंसेस डाले गए तो उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी ने जारी करके स्पर्श को भेज दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं 5,90,37 रुपए का है। अब ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जाने के बाद स्पर्श की तरफ से पेंशनर को भुगतान होना था। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के साथ साथ कैलकुलेशन शीट भी गया हुआ है, तो भुगतान होना था। अब लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन भुगतान अभी तक जब नहीं हुआ तो अब क्या हो रहा है, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और आपने रहना है जागरूक, आपने रहना है सतर्क। चलिए व्हाट्सएप में जो पेंशनर ने मुझे मैसेज किया पहले उसको दिखाता हूं, आप सुनिए वो मैसेज। अब दोस्तों, जिन पेंशनर का आपने अभी अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देखा, उन पेंशनर ने मुझे जो मैसेज भेजा है उसमें वॉइस मैसेज भी है, आप उसको सुनिए पहले। जय हिंद सर। सर ये इनहेंस रेट की पेमेंट का सर एरियर और 568 का जो एरियर बाकी था वो उसकी सर कॉपी है। सर कल 2 आदमी आए सर, वो अपने आप को सर बोल रहे थे वकील है हम, और ये बोल रहे थे, बोले इस जो एरियर आ रहा 5,90,000 उसका सर का 20% हमको दे दो, जो 1 महीने में आपका एरियर आ जाएगा। और अपन ने ये डॉक्यूमेंट भी सर उनको नहीं बताए थे, पता नहीं सर उनको सारी जानकारी थी सर। उन्होंने बोला भाई 11 महीने हो गए तुम्हारे एरियर नहीं आ रहा है, ऐसी बात बता रहे थे सर। ऐसे कैसे हो सकता है सर? क्या उनको सर इनका क्या 20% दे या फिर ऑटोमेटिकली सर पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे सर? तो आप सबने देखा दोस्तों कैसे पेंशनर्स को अप्रोच किया गया है। अब इस विषय के ऊपर पीसीडीए क्या कहता है, स्पर्श का क्या कहना है, चलिए मैं स्पर्श पोर्टल में ले जाके आपको समझाता हूं कि कैसे पेंशनर को स्पर्श की तरफ से भी सावधान किया गया है, उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप स्पर्श खोलेंगे इस तरीके का एक छोटा सा विंडो आएगा, इस अलर्ट को ओके करेंगे तो ये जो ऊपर आपको मिल रहा है बीवेयर ऑफ फेक मैसेजेस, यहां पर लिखा हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्पर्श पेंशनर्स, ये लिखा हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर स्पर्श पेंशनर्स है, इसका ये वाला हिंदी वाला वर्जन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर महत्वपूर्ण मैसेज है। ये देखिए, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज द्वारा क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, धोखेबाजों से सावधान रहें,
खुद को सरकारी कर्मचारी या रक्षा कर्मी बताने वाले उन धोखेबाजों से सावधान रहें जो पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के कार्यालय से संपर्क रखने का दावा करते हैं और आपको ठगने की नियत से आपके पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करा देने का वादा करते हैं। कृपया ध्यान दें कि पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने ऐसे कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे धोखेबाज पेंशन संबंधित काम को करा देने के वादे की एवज में आपसे रिश्वत की मांग कर सकते हैं। ऐसे धोखेबाजों के झांसे में ना आए। पेंशन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल पीसीडीए पेंशन प्रयागराज के अधिकृत कॉल सेंटर नंबर 1800-180-5325 का उपयोग करें। अपने पेंशन संबंधी विवरण देखने के लिए या शिकायत यदि कोई हो तो को दर्ज करने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करें। तो देखिए, सतर्क रहें और स्वयं को धोखाधड़ी से बचाएं। स्पर्श की तरफ से भी आपको सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है, लेकिन यहां सोचने वाली बात है, आखिर 1 साल तक यह भुगतान क्यों नहीं किया गया? कहीं पीसीडीए में ही ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है जिससे ऐसा हो कि पेंशनर इतना परेशान हो जाए कि पेंशनर को खुद ही ऐसे चक्कर में आना पड़े कि किसी को पैसे दे देना पड़े। नहीं तो 1 साल पहले जारी किया गया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का अभी तक भुगतान स्पर्श ने क्यों नहीं किया? यह बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल है, इन पेंशनर के बारे में ये सारा डिटेल्स, ये जो फ्रॉड स्टार हैं जो घर में जा रहे हैं, उनको कहां से पता चला? कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो स्पर्श को चाहिए कि इस तरीके के भुगतान में देरी ना करे, समय से भुगतान कर दे ताकि उसके ऊपर उंगली ना उठे। यह उंगली उठने वाला ही मैटर हो रहा है। एक तरफ तो स्पर्श की तरफ से पेंशनर को सावधान किया जा रहा है, दूसरी तरफ भुगतान में देरी किया जा रहा है, जिससे पेंशनर को ऐसे ऐसे चंगुल में फंसने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए स्पर्श जल्दी से जल्दी ऐसे केसेस में भुगतान करे, यह पूर्व सैनिकों की अपील है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लो, पूर्व सैनिकों के भर्ती के लिए अब जिला प्रशासन ने लेटर निकालना शुरू कर दिया, रहें तैयार। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों ही मैंने एक जानकारी आपको दी थी, रक्षा मंत्रालय से एक लेटर निकाला था सिविल डिफेंस में पूर्व सैनिकों को नियोजित करने को लेकर के। अब जिला प्रशासनों ने भी इसके ऊपर हरकत करना शुरू कर दिया है। चलिए लेटर दिखाता हूं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, अभी 2-4 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री से, रक्षा मंत्रालय से एक लेटर निकाला गया था पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में नियोजित करने को लेकर के। अब जिला प्रशासनों ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। यह आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया 15 मई 2025 का लेटर है। यह मेरा गृह जिला है दोस्तों, और यहां पर अब सिविल डिफेंस के लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं। हर जिले में 1000, ये देखिए अब सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए 1000 वॉलंटियर्स की भर्ती आगे होने वाली है, जिसपे पूर्व सैनिकों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट वाला पैराग्राफ में देखिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एनसीसी, एनएसएस एंड एक्स सर्विसमैन फ्रॉम डिफेंस फोर्सेस। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने जो लेटर निकाला था, उस लेटर के ऊपर अब राज्य और जिला प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई शुरू हो गया है, एक्शन होना शुरू हो गया है। और इनका आगे भर्ती के बाद 7 दिन का ट्रेनिंग भी उनको दिया जाएगा। भर्ती के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जहां तक सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मैं 18 ईयर और उसके ऊपर के जो है उम्र के होने चाहिए जो भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद डोमिसाइल ऑफ सोनितपुर ऑफ आसाम, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के आसाम के होने चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाला गया है। और 10th पास होने चाहिए, और साथ ही साथ मेडिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। तो देखिए, जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटर निकला था, उसके ऊपर अब राज्य और जिला प्रशासन भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आपके जिले में ये कार्रवाई हुआ कि नहीं, ऐसा नोटिफिकेशन निकला कि नहीं, आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ये जो लेटर था, ये मेरे जिले का लेटर है। इसी तरीके से बाकी जिलों में भी लेटर्स निकलेंगे और आपको भी एनरोल होने के लिए मौका मिलेगा सिविल डिफेंस में। तो ये आपके ऊपर है, आप एनरोल होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। क्या 8 CPC को लेकर सरकार कोताही बरत रही है? क्या 1 जनवरी 2026 से 8 CPC देना संभव है? दोस्तों, सबसे पहले तो पिछले 2-2.5 साल सरकार टाल मटोल करती रही। जब भी संसद में पूछा गया कि सरकार 8वां पे कमीशन लाएगी या नहीं लाएगी, तो सरकार का गोलमोल जवाब होता था कि अभी इस विषय में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी तरीके से सरकार ने 2-3 बार जवाब दे दिया, और अचानक से 16 जनवरी 2025 को यह घोषणा कर दी गई कि 8वां पे कमीशन सरकार लाने जा रही है। लेकिन अब उस घोषणा का भी 4 महीना गुजर चुका है, 4 महीने से ज्यादा अब हो गया है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है।
दोस्तों पिछले 15 दिन की बात अगर हम छोड़ दें तो पिछले 3.5 महीने सरकार के पास पर्याप्त समय था। ठीक है, पिछले 15 दिन ऐसे थे कि इमरजेंसी जैसे हालात थे, ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल करना भी जायज नहीं था, यह हम मानते हैं। लेकिन उससे पहले सरकार को 3.5 महीने मिल चुके थे, जिसमें सरकार ने संजीदगी से नहीं काम किया 8वें पे कमीशन को लेकर और कहीं ना कहीं कोताही बरती है। नहीं तो कम से कम कमेटी बनाने का काम तो जरूर हो जाना चाहिए था। तो ऐसे में क्या अब जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू हो पाएगा? इसके ऊपर बड़े सवालिया निशान हैं। ये नहीं हो पाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आगे और कितना डिले, कितना देरी सरकार करेगी? तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए कमेटी का गठन तुरंत कर देना चाहिए, ताकि 8वें पे कमीशन को लागू होने में ज्यादा देरी ना हो। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में 94,000 का एरियर पेंशन स्लिप भी और नया पीपीओ भी जारी। जी हाँ दोस्तों मई महीने का आप पेंशन का इंतजार शायद करने लग गए हैं। पेंशनर को हमेशा ये होता ही है, जैसे महीने का आधा लगभग गुजर गया तो पैसे तो खत्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तो पेंशन आती है नहीं। तो ऐसे में अगले महीने का पेंशन का इंतजार करते हैं सभी पेंशनर, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे। तो ऐसे में अगर आपको ये खुशखबरी मिल जाए कि मई के महीने के पेंशन से पहले पहले आपको 94,000 1 लाख का अगर एरियर मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। इसी तरीके का एक केस है जो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने की वजह से पेंशनर को एरियर मिला है 94,502 रुपए का। तो चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, ये एक ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। इन पेंशनर को गलत पेंशन मिल रहा था, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद इनका अभी पेंशन सही हो गया और मई के महीने में 94,000 रुपए का एरियर भी मिल चुका है, जिसका आगे मैं आपको पेंशन स्लिप दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 1969 के रिटायरी थे। ये इन्फेंट्री से हवलदार रैंक पे रिटायर हुए थे, जिनको ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक मिला था। 21 साल लेंथ ऑफ सर्विस में ये रिटायर हुए थे और इनका अभी पे लेवल 06 यानी कि ऑनरेरी न्यायसुधार के हिसाब से ये पीपीओ निकाल दिया गया है। बार बार ग्रीवेंस डालने के बाद भी जब इनका काम नहीं बना तो सैनिक पाठशाला की तरफ से उनको गाइड किया गया था। उन्होंने जब उसी हिसाब से एक्शन लिया तो आप देखिए उनका पेंशन जो है बढ़ गया है। अब देखिए 1 जुलाई 2024 से उनका पेंशन 22,257 से बढ़ करके 24,763 रुपए बन गया और ये पीपीओ अभी अभी जनरेट हुआ है। 9 मई 2025 को ये पीपीओ जनरेट हुआ है दोस्तों। और इस पीपीओ के जनरेट हो जाने के बाद उनके खाते में ये देखिए मई के महीने में ही पेंशन का एरियर भी मिल गया 94,502 रुपए का एरियर, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से मई के महीने में अभी पेंशनर्स का नया पीपीओ जनरेट होने का काम भी चल रहा है और एरियर भी जारी हो रहे हैं दोस्तों। अब इस तरीके से आपका भी कुछ अगर बकाया बचा हुआ है तो आप सैनिक पाठशाला के साथ संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। एमएससीपी के लिए कुछ पेंशनर्स का केस करना होता है बेकार, सोच समझकर करें केस फाइल। जी हाँ दोस्तों एमएससीपी बहुत सारे पेंशनर्स को लागू नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे 2006 से पहले के पेंशनर हैं उनको तो लागू ही नहीं है। उसके अलावा भी 2006 के बाद वालों के लिए भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको लागू नहीं किया जाता। जैसे किसी ने प्रमोशन कार्डर के लिए अनुलिंक कर दिया, किसी ने प्रमोशन के लिए अनुलिंक कर दिया। अब ऐसे पेंशनर जब केस करने जाते हैं तो वकील तो आपको यही बोलेंगे कि हम जीत जाएंगे, केस कर दीजिए, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं। लेकिन आपको रहना है सचेत, आपको इस बात की जानकारी जरूर रखनी है कि आपका केस जीतने लायक है भी कि नहीं। इसी तरीके के कुछ केसेस हैं जिसमें पेंशनर केस कर देते हैं और वो केस डिसमिस हो जाता है। उनका केस फाइल करने का जो वकील का खर्चा है वो सारा ऐसे ही पानी में चला जाता है। तो ऐसा ही एक मुद्दा है। चलिए कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी दिखा के आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का फैसला है, 1 मई 2025 का फैसला है और इस फैसले में माननीय एएफटी ने कहीं ना कहीं पेंशनर के एक गुहार को खारिज कर दिया। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये जो पेंशनर थे, यहाँ पर अगर डिटेल्स आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस में कि पेंशनर को पहले एमएससीपी 1 मिल गया था, यानी कि नायक का एमएससीपी उनको मिल गया था। उसके बाद बीच में उन्होंने प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया, ये नीचे लिखा हुआ है। बट ही सबमिटेड अनविलिंगनेस आगे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट डेटेड 20 फरवरी 2019 फॉर फर्दर प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर रैंक ऑफ नायक, देयरफॉर ही हैज नॉट बीन ग्रांटेड सेकंड एमएससीपी। यानी कि उन्होंने पहले नायक का एमएससीपी उनको मिल गया, लेकिन जैसे ही नायकी का प्रमोशन आने वाला था उन्होंने फिर प्रमोशन के लिए अनविलिंग कर दिया। अब उनकी लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल तो हो गई रिटायरमेंट के टाइम तक, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया था तो उनको एमएससीपी लागू नहीं था। तो उसी बात को लेकर के इन्होंने कोर्ट केस किया था। तो कोर्ट में पूरा डिस्कस होता है और माननीय कोर्ट ने यह पाया कि अगर आपने प्रमोशन के लिए ही अनविलिंग कर दिया है
तो आप एमएससीपी के हकदार नहीं है। इस तरीके से इस पूरे केस में सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने पूरे केस को ही खारिज कर दिया। आपको मैं दिखाता हूं, जो लास्ट में पैराग्राफ है, जो ये देखिए जजमेंट का जो फाइनल पैराग्राफ है, 15 नंबर पैराग्राफ, अकॉर्डिंगली द ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड विथ नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। यानी कि अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें कोई भी चारा नहीं है कि आपको एमएससीपी मिल जाए, क्योंकि एमएससीपी का रूल क्लियर बोलता है प्रमोशन में अगर आपने अनविलिंग किया है तो आपको एमएससीपी लागू नहीं है। हालांकि अगर आप प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग करते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां कोर्ट ने ऐसे कैंडिडेट्स को जिन्होंने प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग किया है उनको तो एमएससीपी ग्रांट किया है, लेकिन जिन्होंने प्रमोशन के ही लिए अनविलिंग कर दिया है उनको इस तरीके से कोर्ट ने भी मना कर दिया। अगर आप प्रमोशन के लिए अनविलिंग हैं तो कोर्ट जाकर भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के मुद्दों को पहले आप छानबीन करें, पहले इस तरीके के केस किसी ने जीता है नहीं जीता है उस चीज को भी छानबीन करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें, क्योंकि कोर्ट केस में आगे बढ़ने का मतलब पैसों का खर्चा भी है, समय का खर्चा भी है, मेंटली हरासमेंट भी है। तो इसलिए जब भी केस करें तो उसका पिछला रिकॉर्ड, उसका हिस्ट्री जरूर देखें उस तरीके की केस का दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।